आज हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा 2023 के शुरुआती महीनों में की गई गैलेक्टिक डिस्कवरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम दूर की आकाशगंगाओं की कुछ मेन डिस्कवरीज और बहुत दूर की आकाशगंगाओं के रहस्यों के पोटेंशियल रेजोल्यूशन पर फोकस करेंगे, जिनका पहली नजर में कोई अर्थ समझ नहीं आता। मेन फोकस उन डिस्कवरीज पर रहेगा जिन्होंने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित किया है और कुछ ऐसी खोजें जो वैज्ञानिकों की अपेक्षाओं से काफी अलग थी। इस वीडियो में हम लगभग 5 मेन डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे। दरअसल हम स्पेशली उन आकाशगंगाओं पर बात करेंगे जिन्होंने जेम्स वेब ऑपरेशन के पहले कुछ महीनों में ही वैज्ञानिकों को चौंका दिया था और अब वे कैसे चौंकाने वाली नहीं रही हैं। और वैज्ञानिकों ने इन आकाशगंगाओं के बारे में अब क्या सीखा है, तो क्या खोजा है जेम्स वेब ने 2023 की शुरुआत में। असल में ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अकेले ये तस्वीर हमें बहुत कुछ बताती है। उदाहरण के लिए इस तस्वीर में अंतरिक्ष के छोटे से हिस्से में 45,000 अलग अलग आकाशगंगाएं हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकेले इस तस्वीर में लगभग 700 कैंडिडेट्स हैं जो बिग बैंग के 370 से 650 मिलियन सालों के बीच ब्रह्मांड में मौजूद थे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये हाई रेडशिफ्ट आकाशगंगाएं थी और 700 आकाशगंगाएं जेम्स वेब द्वारा किए गए कुछ ही दिनों के ऑब्जर्वेशन में वैज्ञानिकों की अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा हैं। इससे पहले की सभी तस्वीरों में लगभग सभी आकाशगंगाएं थोड़ी लाल धुंधली दिखाई देती थी, लेकिन उनमें से कई केसेस में सटीक दूरी डिटरमाइन करना असंभव था। असल में हम केवल इन आकाशगंगाओं के लिए रेडशिफ्ट को जानते थे, लेकिन रेडशिफ्ट लेवल के आधार पर सटीक दूरी डिटरमाइन करना आमतौर पर एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि कुछ केसेस में कुछ आकाशगंगाएं नेचुरली रेड होती हैं या उनमें बहुत ज्यादा धूल हो सकती है जो असल में लाइट को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन डिस्टेंस असल में कहीं ज्यादा दूर दिखाई देता है। लेकिन अब जेम्स वेब के स्पेस टेलीस्कोप का एक फायदा है, ये इन बहुत दूर की आकाशगंगाओं से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में दिखाए गए बहुत एक्यूरेट डेटा बनाने में सक्षम है और दूर की आकाशगंगाओं से अलग अलग रंगों के बहुत वाइडर स्पेक्ट्रम के द्वारा वैज्ञानिक एक निश्चित आकाशगंगा की दूरी को बेहद एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि वैज्ञानिक पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हाल के कई अध्ययनों में इस बेहद इंटरेस्टिंग आकाशगंगा पर फोकस किया गया है जिसे जेम्स वेब से पहले भी खोजा गया था, जिसे SPT 0414747 के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस आकाशगंगा को शुरुआती ग्रेविटेशनल लेंस और इमेज से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और ये सबसे ज्यादा दूर की आकाशगंगा नहीं है। इस आकाशगंगा के आसपास का एरिया और ये गैलेक्सी खुद पहले ही इंटरेस्टिंग डेटा की दुनिया प्रोवाइड करा चुकी है। तो इस आकाशगंगा से प्रकाश तब आया था जब ये केवल 1.5 अरब साल पुरानी थी, लेकिन इस प्रकाश में खगोल वैज्ञानिकों ने देखा है कि इसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति प्रतीत होती है। ये बेहद इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक साइक्लिक कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने बहुत से कार्बनिक मॉलिक्यूल्स के लिए शुरुआती निर्माण खंड के रूप में भी काम किया होगा, जिससे जीवन पैदा हुआ। हालांकि यहाँ पृथ्वी पर हम आमतौर पर इन मॉलिक्यूल्स को स्मॉग जैसी चीजों से जोड़ते हैं, तरह तरह के ऑयल कंपाउंड्स जैसे बेंजीन, लेकिन जब अंतरिक्ष विज्ञान द्वारा pH खोजने पर बात आती है तो कहीं न कहीं आमतौर पर बहुत एक्टिव स्टार फॉर्मेशन का संकेत मिलता है, क्योंकि आमतौर पर इस प्रकार के तरह तरह के सुपरनोवा के बाद तरह तरह के तारों के बीच धूल के कण बहते हैं, लेकिन ये असल में प्रकाश को एब्जॉर्ब करने और फिर इसे इंफ्रारेड के रूप में रीएमिट करने में भी अच्छे होते हैं, जो कि निश्चित रूप से जेम्स वेब उन्हें देखने में सक्षम था। और इसलिए यहाँ ये मॉलिक्यूल्स ब्रह्मांड में इतनी जल्दी किसी आकाशगंगा के लिए पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड तारों के बहुत ज्यादा उत्पादन का संकेत देते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसा लगता है कि ये सब एक ही जगह पर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये आकाशगंगा के चारों ओर तरह तरह के टुकड़ों में है, संभवतः आकाशगंगा के भीतर किसी गड़बड़ी का संकेत दे रहा है या शायद किसी और चीज के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि हम एक ऐसी आकाशगंगा को देख रहे हों जो किसी और चीज से टकरा रही हो या किसी और चीज से टाइटली डिस्टर्ब हो रही हो, और ये शायद वैसा ही है जैसा कि कुछ समय बाद रिलीज किए गए पेपर में डिस्क्राइब किया गया है। इस आरंभिक आकाशगंगा का पूरी तरह से अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने एक संभावित साझेदार की खोज की है। एक साझेदार जो मेन आकाशगंगा से केवल 20,000 प्रकाश वर्ष दूर हो सकता है, जिसका अर्थ है कि ये आकाशगंगा अकेली नहीं हो सकती बल्कि किसी और चीज के साथ इंटरेक्शन और टकराव कर रही है। लेकिन जिस बात ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया वो ये थी कि ये असल में था क्या, ये एक और आकाशगंगा थी।
लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें हमारे अपने सूर्य के समान ही मेटेलिसिटी है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे तरह तरह के एलिमेंट्स बिल्कुल उसी अनुपात में प्रतीत होते हैं जो हम किसी बहुत पुराने ऑब्जेक्ट से एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि कम से कम 4 अरब वर्ष पुराना है। जैसे कि हमारा सूर्य, जिसमें कि कई जनरेशन तक तारे फूटते रहे, धूल इकट्ठा होती रही, फिर से विस्फोट हुआ और भारी से भारी एलिमेंट्स का निर्माण हुआ। लेकिन इस केस में ये केवल 1.5 अरब वर्ष पुरानी एक युवा आकाशगंगा है, जिसका अर्थ है कि इसमें तरह तरह के सुपरनोवा की भारी मात्रा और भारी मात्रा में एलिमेंट्स एनरिचमेंट के साथ बेहद एक्टिव स्टार फॉर्मेशन हुआ होगा। ये बहुत तेजी से हुआ होगा और ऑक्सीजन के रिलेटिव नाइट्रोजन की मात्रा पर बेस्ड होगा। इसका असल में ये मतलब है कि ये आकाशगंगा बहुत तेजी से विकसित हुई होगी। यहाँ की मेटेलिसिटी लगभग 13 अरब वर्ष पुराने तारे की तरह है, जिसका अर्थ ये है कि ये तारे कम से कम 10 गुना तेजी से विकसित हुए होंगे। लेकिन क्योंकि ये असामान्य आकाशगंगा उस दूसरी आकाशगंगा के बेहद करीब है जिसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इसलिए फिलहाल ये शायद स्टडी के लिए एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो शायद भविष्य में और भी ज्यादा खोज लाएगा। इसलिए कम से कम ये अभी के लिए सिर्फ एक और रहस्य है, जिसे हम कुछ और ऑब्जर्वेशंस और स्टडी के इंतजार में ट्रैक करने जा रहे हैं। अब हमारे पास एक और आसमानी आकाशगंगा की ये दूसरी खोज है, जिसे वर्तमान में GD9209 कहा जाता है। ये बिग बैंग के 600 से 800 मिलियन सालों बाद बनी होगी और ऐसा लगता है कि ये अपनी तरह की सबसे बड़ी आकाशगंगा है जिसे हमने अब तक पाया है। लेकिन ये अजीब क्यों है? सबसे पहले तो ये हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे से लगभग 10 गुना ज्यादा लगती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसमें तारों की संख्या भी उतनी ही है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये बहुत कम मात्रा में तारों का एक बहुत डेंस टुकड़ा लगता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आकाशगंगा अब शांत एसेंस के रूप में जानी जाती है। ये कम से कम मौजूदा समय में कोई और तारे पैदा नहीं कर रही है और यहाँ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब संभवतः सेंटर में किसी प्रकार के विशाल ब्लैक होल के कारण है, जिसने सबसे पहले इन सभी सितारों को कलेक्ट किया, लेकिन फिर बहुत पावरफुल एमिशन और बहुत सारी गैलेक्टिक हवा के थ्रू तारे का फॉर्मेशन बंद कर दिया और ये आकाशगंगा शांत हो गई। या इस केस में इस आकाशगंगा से प्रकाश 4.1 के रेडशिफ्ट से आ रहा है, या जब ब्रह्मांड लगभग 1.25 अरब साल पुराना था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आकाशगंगा ने कम से कम 500 मिलियन सालों से कोई तारा नहीं बनाया है और अब तक की एकमात्र एक्सप्लेनेशन ये है कि एक विशाल ब्लैक होल की उपस्थिति संभवतः सेम साइज की एक सामान्य आकाशगंगा से जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी 5 गुना बड़ा। और यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि ये आकाशगंगा मिल्की वे जितनी ही विशाल है, लेकिन लगभग 500 मिलियन साल होने के बावजूद अब ये नए तारे पैदा नहीं करती है, जो एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि कुछ ब्लैक होल कितने ज्यादा पावरफुल हैं और ये गैलेक्टिक एवोल्यूशन को कंट्रोल करने में कैसे सक्षम हैं। फिर रिसर्चर्स ने एक और खोज की, प्रोटोक्लस्टर या बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की खोज, जो एक दिन असल में एक विशाल गैलेक्टिक क्लस्टर बनने जा रहा है, जैसा कि हम आमतौर पर रात के आसमान में देखते हैं। उदाहरण के लिए फेमस वर्गो क्लस्टर, जिसमें M87 गैलेक्सी शामिल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ भी फॉर्म हो रहा है। वैज्ञानिकों ने यहाँ 7 अलग अलग आकाशगंगाओं की खोज की है, जो पहले रैंडम सी लगती थी, लेकिन असल में समान दूरी पर मौजूद हैं और धीरे धीरे एक साथ करीब आ रही हैं। ये तब की बात है जब ब्रह्मांड केवल लगभग 650 मिलियन साल पुराना था, और क्योंकि ये सभी एक ही रेडशिफ्ट पर प्रतीत होती हैं और सभी एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए भी दिखाई देती हैं, ये हमें दिखाता है कि अरबों साल पहले क्लस्टर कैसे बने थे और पहले आकाशगंगाओं के क्लस्टर्स को स्टडी करना वास्तव में असंभव था। ज्यादातर इसलिए क्योंकि इतनी दूर इन आकाशगंगाओं को एक साथ देखना असंभव था, लेकिन जेम्स वेब पर इंस्ट्रूमेंट खास तौर से इसके लिए ही डिजाइन किए गए थे और इस प्रकार वैज्ञानिक इन इंडिपेंडेंट आकाशगंगाओं को देखने में सक्षम थे, जो निश्चित रूप से एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रही हैं और अंततः इस प्रोसेस में वास्तव में कुछ बहुत विशाल बन रहा है। अब मैं सबसे बड़ी डिस्कवरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये अब तक की कंफर्म की गई 4 सबसे दूर की आकाशगंगाओं की सबसे बड़ी कंफर्मेशन है। यहाँ यूनिवर्स की एज 300 से 500 मिलियन साल के बीच थी और इस कंफर्मेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि ये मेजरमेंट्स कितनी सटीक हैं। यहाँ वैज्ञानिक सिर्फ रेडशिफ्ट को मेजर करने के अलावा बहुत सटीक गैलेक्टिक स्पेक्ट्रम को कलेक्ट करने में सक्षम थे, जिससे वैज्ञानिक रेडशिफ्ट की सटीकता को दोबारा एनालाइज और दूरी डिटरमाइन कर पाए
और अब तक की सबसे दूर की आकाशगंगा ये है जो आप यहाँ देख रहे हैं। रेड शिफ्ट लगभग 13.2 है, जब ब्रह्मांड लगभग 300 मिलियन वर्ष पुराना था। लेकिन प्रीवियस स्पेकुलेशंस के विपरीत ये आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के विकास के तरीके के बारे में हमारी किसी भी अजम्पशन को नहीं तोड़ती हैं। ये आकाशगंगाएं विशेष रूप से विकसित नहीं हैं, ये बड़ी भी नहीं हैं, और इन आकाशगंगाओं में तारे भी औसतन बहुत छोटे हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि ये आकाशगंगाएं अभी विकसित होना शुरू हुई हैं, और इस प्रकार हमारी मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के किसी भी आइडिया का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन एक बार फिर आश्चर्य की बात यह है कि ये आकाशगंगाएं कितनी तेजी से तारे बना रही हैं। भले ही उनमें कोई कॉम्प्लेक्स एलिमेंट नहीं दिखता है, लेकिन एक्चुअल स्टार फॉर्मेशन वाकई में बहुत तेजी से हो रहा है। ये एक्सट्रीमली एक्टिव आकाशगंगाएं मॉडर्न यूनिवर्स में एक सामान्य आकाशगंगा की तुलना में सैकड़ों नहीं तो हजारों ज्यादा तारे बना रही हैं। और अंत में हमारे पास ये असामान्य खोज है, एक बहुत ही असामान्य आकाशगंगा जो असल में आकार में बहुत छोटी सी लगती है, जो बहुत पहले से ही अस्तित्व में है, जब ब्रह्मांड केवल 500 मिलियन वर्ष पुराना था। लेकिन जो चीज इस आकाशगंगा को एक खोज के रूप में वास्तव में असामान्य और कुछ हद तक रोमांचक बनाती है, वह वास्तव में इसका आकार है। इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ा है, इसके अपोजिट, क्योंकि ये इतना छोटा है कि ऐसा लगता है कि इसकी दूरी केवल 50 प्रकाश वर्ष है। हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो मिल्की वे से लगभग 10 लाख गुना ज्यादा है, लेकिन ये उतने ही तारे बना रही है जितनी आज मिल्की वे बना रही है, जो निश्चित रूप से इसे एक बहुत ही अजीब खोज बनाता है। ये एक छोटी सी बहुत डेंस आकाशगंगा है जो आज तक देखी गई अधिकांश आकाशगंगाओं से भी छोटी है। आकाशगंगा जो अभी भी भारी मात्रा में तारों का निर्माण कर रही है, जिसे जेम्स वेब से इतनी दूर से देखा जा सकता है। तो ये एक असामान्य खोज है जिसका हम निश्चित रूप से तब तक अध्ययन करेंगे जब तक वैज्ञानिक कुछ और नहीं खोज लेते। लेकिन कुल मिलाकर दूर ब्रह्मांड से आने वाली कई अलग अलग रोमांचक खोजें और इतनी सारी असामान्य आकाशगंगाएं हैं जिनकी हमने अभी तक कभी भी उम्मीद नहीं की थी। और वैज्ञानिकों द्वारा और ज्यादा ऑब्जर्वेशंस करने के बाद निश्चित रूप से कई और रोमांचक खोजें सामने आएंगी। याद रखिए कि ये केवल कुछ दिनों या यहाँ तक कि कुछ घंटों के बाद की ऑब्जर्वेशंस हैं, और इतने समय में ही कई अविश्वसनीय खोजें हुई हैं। और इसलिए एक बार जब टेलीस्कोप अपना पहला ऑफिशियल डीप फील्ड ऑब्जर्वेशन करने के लिए तैयार हो जाता है, तो हम और भी बहुत कुछ देखने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी नई तस्वीरें हैं और बहुत सा डेटा एनालाइज किया जाना बाकी है, और बताने के लिए बहुत कुछ है। उदाहरण के लिए कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें अभी भी एनालाइज नहीं किया गया है, और उन्हें सिर्फ एक जनरल ऑब्जर्वर प्रोग्राम के एक पार्ट के रूप में रिलीज किया गया है। और अभी हमारे पास जेम्स वेब और चंद्र टेलीस्कोप दोनों से की गई आसपास की आकाशगंगाओं की बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसमें इंफ्रारेड और एक्सरे लाइट दोनों में सब कुछ देखा गया है। और कम से कम अभी के लिए हमारे पास ज्यादातर तस्वीरें ही हैं, एक्चुअल एनालिसिस नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल दिमाग को हिला देने वाली हैं। इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पहले कभी किसी ने नहीं देखी है।